हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं आरपीएन शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। हम इसके एमसीक्यूज देख रहे थे। हमने इसके 13 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज आप वो देखें। आज हम स्टार्ट करेंगे 14th एमसीक्यू से। फोर्टीन्थ एमसीक्यू क्या कह रहा है? द कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है यानी जिसको हम ठेकेदार भी कह सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या काम करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ओनर हमारे पास आ जाता है। ओनर के बाद हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है। किसी काम को करने के लिए सबसे पहला ओनर होता है और ओनर जो काम देता है किसको? कॉन्ट्रैक्टर को देता है। ठीक है, दैट मीन्स ओनर के बाद सोल अथॉरिटी कौन रहती है? वर्क की कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शंस देख के ही इसका आंसर बता देंगे। फर्स्ट क्या है? प्रोक्यूरिंग मटेरियल विच इज नॉट सप्लाइड बाय द ओनर। अगर मान लो ओनर ने मटेरियल नहीं दिए, ठीक है, तो वो भी किसको प्रोक्यूर करने हैं, वो भी किसको लाने हैं, वो भी किसको अरेंज करने हैं? कॉन्ट्रैक्टर को। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग द वर्क एज पर ड्राइंग। जैसे कि ड्राइंग्स बनाई होंगी, ओनर ने दी होंगी किस तरीके से हमें जो प्रोजेक्ट है वो डिजाइन करना है, तो उस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना और प्लान करना है, वो किसका काम है? कॉन्ट्रैक्टर का। देन एग्जीक्यूटिंग द वर्क एज पर स्पेसिफिकेशंस लेड डाउन इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी स्पेसिफिकेशंस होंगी कि हमें इस तरीके से काम करना है, तो उसी तरीके से एग्जीक्यूट करवाने का काम किसका रहता है? कॉन्ट्रैक्टर का। ठीक है, दैट मीन्स हम सिंपली बोल सकते हैं कि ओनर के बाद जो सोल अथॉरिटी रहती है प्रोजेक्ट की, वो रहता है कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो तीनों जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, जो है मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास किस में आती है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन में आती है, फंक्शनल में आती है, लाइन एंड स्टाफ में आती है, नन ऑफ दीज में आती है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हम बोले पहले लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हम स्केलर और मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। स्केलर और मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम डिपार्टमेंटल टाइप ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, डिपार्टमेंटल टाइप ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सिंपली क्या होता है, इसमें जो मैनेजमेंट होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो फ्लो करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, जो अथॉरिटी फ्लो करती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। ठीक है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बॉटम टू टॉप फ्लो करती है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बॉटम टू टॉप फ्लो करती है। दैट मीन्स जो बॉटम में पर्सन होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, जो टॉप पे पर्सन होगा, हायर ऑफिशियल होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको ग्रुप किया जाता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज जो होती हैं उसको ग्रुप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। दैट मीन्स अगर हम बात करें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, उसके अंदर हमारे पास इंजीनियरिंग आ जाती है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग आ जाती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आती है। ठीक है, इनके हमारे पास डिफरेंट हेड्स होते हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग का हेड होगा वो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में ही जानेगा, मैकेनिकल का हेड होगा वो मैकेनिकल के बारे में जानेगा, सीएससी का जो हेड होगा वो सीएससी के बारे में जानेगा। तो इसमें जो क्वालिटी है वो अच्छी रहती है हमारे पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरी है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो लाइन मैनेजर्स होते हैं, जो लाइन मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो यूटिलाइज करते हैं एडवाइस ऑफ स्टाफ स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो वो किसका एडवाइस यूटिलाइज करते हैं? जो स्टाफ
हमने रखा होता है, स्पेशलिस्ट स्टाफ रखा होता है, उसके एडवाइस को लाइन मैनेजर क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपने डिसीजन को लेने के लिए। ठीक है, तो इतना सब देखने के बाद अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ए माइलस्टोन चार्ट। एक माइलस्टोन चार्ट क्या होता है? ठीक है, बार चार्ट की तो हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी, पिछला जो वीडियो था उसमें बात करी थी। अब हम माइलस्टोन की बात करेंगे। माइलस्टोन भी बार चार्ट की तरह ही होता है, इसमें भी एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम रहता है और यहाँ पे डेज, और यहाँ पे वाई एक्सिस में हमारे पास रहता है टास्क, आर, एक्टिविटी, आर, जॉब, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, टाइम में यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एक्टिविटी में मान लेते हैं यहाँ पे एक्टिविटी है 1, यहाँ पे 2। ठीक है, मैं ऐसे ही रैंडमली एक्टिविटीज बना रहा हूं, यहाँ पे 3। ठीक है, मान लेते हैं ये एक्टिविटी ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो माइलस्टोन चार्ट में डिफरेंस क्या रहता है? ये जो चार्ट मैंने प्रिपेयर किया ये बार चार्ट है। अभी माइलस्टोन चार्ट क्या होता है, इसी में ही हम इंटरनली इस तरीके से हम कुछ शो करते हैं, यानी उसको हम बोलते हैं माइलस्टोन। ठीक है, माइलस्टोन मतलब कि हमें इसमें पता चल जाता है कि हमारा जो वर्क है वो कितना कंप्लीट हुआ, हाफ कंप्लीट हुआ या कितना कंप्लीट हुआ, वो हमें माइलस्टोन चार्ट से पता चलता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट है डिपिक्ट्स द डिले ऑफ जॉब। डिले जो है जॉब की डिपिक्ट करता है, इसमें हमें डिले का पता लग जाता है। तो नहीं लगता, क्योंकि डिले का पता कैसे लगेगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं लगता एक्टिविटी का कि एक्टिविटी कितनी एग्जैक्टली कंप्लीट हुई। हमें ये पता चलता है कि जो एक्टिविटी थी उसका आधा काम हुआ है या फिर आधे से थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं लगता। तो ये भी इसमें नहीं है। शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस जॉब्स, तो इसमें भी इंटरडिपेंडेंस है ही नहीं, मतलब इस एक्टिविटी का इसके साथ लिंक कोई शो नहीं किया हुआ, या फिर इसका किसी और के साथ कोई लिंक शो नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, और ये दो नहीं आए तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं आएगा। ठीक है, बचा कौन सा? थर्ड, शोज द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल बट नॉट इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल होता है सिक्वेंशियल वे में। ठीक है, एक सिक्वेंशियल वे में तो हमें यहाँ पे इवेंट्स जो है वो अरेंज करे हुए हैं, लेकिन जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या है? करेक्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? When used in connection with the progress of work, the term amount indicates। ठीक है, हम बात करते हैं प्रोग्रेस ऑफ वर्क की। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम अभी चल रहा है, हो सकता है आधा काम कंप्लीट हो सकता है आधे से ज्यादा कंप्लीट हो। ठीक है, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो अमाउंट है वो क्या होता है? ठीक है, तो इसके भी ऑप्शन देख के ही हमें पता चल जाएगा। ठीक है, देखो वर्क इन प्रोग्रेस है मतलब हाफ या हाफ से ज्यादा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो यहां पे है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ए पर्टिकुलर आइटम। फर्स्ट है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ए पर्टिकुलर आइटम। टोटल एक्सपेंडिचर कब पता चलेगा हमें? जब काम कंप्लीट होगा। ठीक है, जब काम कंप्लीट होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर हमें पता चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम की बात हो रही है तो ये काम कंप्लीट होने से पहले भी हमें पता चल सकता है। मान लेते हैं हमारे पास हाफ काम हुआ हो, हाफ से थोड़ा ज्यादा हुआ हो, तब भी हमें ये चीज पता लग सकती है। दूसरा है सप्लाईज मेड एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड। सप्लाईज जो हम पहले से हो गई हैं और सर्विसेज परफॉर्म हुई हैं वो वाली, उसको अमाउंट कहते हैं? नहीं, क्योंकि अब मान लेते हैं जो सप्लाईज है वो तो काम के पहले ही हम सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस मतलब हाफ या हाफ से ज्यादा कंप्लीट हुआ है, तो ये भी नहीं आएगा इसमें। देन थर्ड है वैल्यू ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो हमारे पास जो काम है अभी फिनिश तो हुआ नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बचा हमारे पास ऑप्शन ए,
ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस अगर है तो उसमें अमाउंट का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर आइटम है उस पर कितना खर्चा आया वो होता है अमाउंट। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी जो है कौन सी है इसमें से? सबसे पहले तो मैं आपको डमी एक्टिविटी के बारे में बताता हूं। सबसे पहले ये इवेंट आ गया, ये भी इवेंट आ गया, ये भी इवेंट आ गया, ये एरो क्या आ गया? एक्टिविटी। ये मान लेते हैं इवेंट नंबर 1, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो इवेंट 3 क्या है? लास्ट इवेंट है। मेरे को 1 से 3 तक जाना है। एक तो मैं इस रास्ते से जा सकता हूं, एक तो मैं इस रास्ते से जा सकता हूं, लेकिन यहां पे कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, यहां पे कोई एक्टिविटी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? जहां पे कोई एक्टिविटी ना हो हम वहां पे एक एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमें एक जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हमें अगर ये काम जो है, ये काम कोई भी काम है, मान लेते हैं ये कोई वर्क है, ये हमने अगर स्टार्ट किया था 1 पे, तो अगर इसको एंड करना है तो ये वाला काम भी खत्म होना चाहिए और ये वाला भी खत्म होना चाहिए। ये तो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था, तो यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करी जिसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, और ये कोई भी रिसोर्स और टाइम को कंज्यूम नहीं करता है डमी एक्टिविटी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं डमी एक्टिविटी इनमें से कौन सी है। फर्स्ट हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ फाउंडेशन। मतलब फाउंडेशन का काम हो रहा है, फाउंडेशन का काम हो रहा है तो वहां पे टाइम भी लगेगा, रिसोर्स भी यूज होगा, तो मतलब ये डमी एक्टिविटी नहीं है। दूसरा है लेइंग द फाउंडेशन कंक्रीट। फाउंडेशन का जो कंक्रीट है उसको हम बिछा रहे हैं, तो वहां पे भी टाइम भी यूज होगा और रिसोर्स भी यूज होगा, तो ये भी डमी एक्टिविटी नहीं है। देन अवेटिंग द अराइवल ऑफ कंक्रीट मटेरियल। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि कंक्रीट का मटेरियल आए, तो इसमें तो हमें कोई भी टाइम नहीं लग रहा है, ना तो कोई रिसोर्स लग रहा है, तो ये क्या है? डमी एक्टिविटी। और लास्ट वाला ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं, क्यूरिंग द फाउंडेशन कंक्रीट। जो फाउंडेशन कंक्रीट है उसकी क्यूरिंग कर रहे हैं, उसको हम पानी दे रहे हैं, तो पानी देने में भी टाइम भी लगेगा और रिसोर्स भी लगेगा, तो इसलिए वो भी डमी एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हमें पता चल गया कि जो डमी एक्टिविटी जो है वो क्या है? ऑप्शन सी, यानी अवेटिंग द अराइवल ऑफ कंक्रीट मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिमिस्टिक टाइम रिप्रेजेंट्स द। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि 3 टाइप के टाइम हमारे पास होते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक मोस्ट लाइकली टाइम और एक पेसिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम होता है एवरेज टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम होता है लॉन्गेस्ट टाइम। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ पे मान लेते हैं ये इवेंट 1 है और ये इवेंट 2 है और यहाँ पे ये एक्टिविटी है। ठीक है, ये एक्टिविटी में हमें सबसे कम से कम कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में? वो है T0। एवरेज टाइम कितना लगेगा? वो है Tm। और मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा? वो है Tp। मान लेते हैं कि हमारे पास सबसे कम से कम टाइम में 8 दिन में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज टाइम की बात करें तो मान लेते हैं 9 दिन और मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम की बात करें तो मान लेते हैं 10 दिन। ठीक है, तो ये आ गया ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, सॉरी मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, तो एक बार हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट है द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच एन एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड इफ एवरीथिंग गोज एक्सेप्शनली वेल। ठीक है, तो हमने बताया शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम को हम बोलते हैं T0, यानी ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ठीक है, दूसरा है टाइम इन विच एन एक्टिविटी नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट अंडर कंटिजेंसीज। तो नॉर्मल की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली टाइम है। और थर्ड है टाइम इन विच एक्टिविटी विल टेक टू कंप्लीट इन केस ऑफ डिफिकल्टी। डिफिकल्टी हो रही है यानी इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, यानी ये है पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था ऑप्टिमिस्टिक टाइम के बारे में, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम किस में आएगा? आंसर ए में।
सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्शन वर्क कास्टिंग अबोव ₹1 लाख। 1 लाख के ऊपर जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन वर्क है जिसकी जो कास्ट है अबोव ₹1 लाख, तो वो किसके अंडर आ जाता है? ये हमने जो कंसेप्ट है पिछले वीडियो में भी देखा है, इसमें भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें मिक्स्ड एस्टिमेट्स की, तो हमारे पास टाइप ऑफ वर्क और उनकी कास्ट रेंज हमने देखी थी। टाइप ऑफ वर्क में हमने देखा था पेटी वर्क देखा था जिसकी कास्ट थी लेस देन और इक्वल टू ₹20,000। फिर हमने देखा था माइनर वर्क देखा था जिसकी कास्ट थी ₹20,000 टू 1 लाख। फिर हमने देखा था मेजर वर्क जिसकी कास्ट थी ग्रेटर देन ₹1 लाख। ठीक है, तो यहां पे पूछा हमसे है कि अबोव 1 लाख यानी ग्रेटर देन 1 लाख किस के अंडर आता है? हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ वर्क होता है? वो मेजर वर्क। ठीक है, मेजर वर्क कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? द चार्ट विच गिव्स एन एस्टिमेट अबाउट द अमाउंट ऑफ मटेरियल्स हैंडलिंग बिटवीन वेरियस वर्क स्टेशंस इज नोन एज। एक ऐसा चार्ट जो हमें एस्टिमेट देता है मटेरियल के बारे में, मटेरियल हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग के बारे में कुछ स्टेशंस के बीच में, वेरियस वर्क स्टेशन के बीच में। जैसे कि मान लेते हैं एक वर्क स्टेशन यहाँ पे है ए, एक यहाँ पे दूर जाके वर्क स्टेशन बी है, एक दूर जाके यहाँ पे वर्क स्टेशन सी है। ठीक है, तो इनके बीच में जो मटेरियल की हैंडलिंग है उसका जो एस्टिमेट है वो हमें कौन देता है? फ्लो चार्ट देता है, प्रोसेस चार्ट देता है, ट्रेवल चार्ट देता है या ऑपरेशन चार्ट देता है? तो यहाँ पे वो हमें एस्टिमेट देता है ट्रेवल चार्ट सी। ट्रेवल चार्ट क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास जो वर्क स्टेशन है ये कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, तो जो इसका जो हमें पता चलता है वो किससे पता चलता है? ट्रेवल चार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी इज नोन एज। एस्टिमेटेड टाइम जो हमें एक एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास इवेंट 1 है, ये इवेंट 2 है और ये हमारे पास एक्टिविटी है। तो इसको कंप्लीट होने के लिए जो एस्टिमेटेड टाइम हमें लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, जैसे मान लेते हैं इसको कंप्लीट होने में हमें लगेंगे 5 दिन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन, कि इसका ड्यूरेशन कितना है, इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 5 दिन, यानी इसका 5 दिन क्या है? ड्यूरेशन है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ड्यूरेशन कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन ए से। उसके बाद बाकी भी चीज हम देख लेते हैं, जैसे फ्लोट क्या होता है। फ्लोट तो हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, रिस्ट्रेंट की भी जरूरत नहीं है, नन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली ड्यूरेशन आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ए टास्क इज कॉल्ड। एक्चुअल परफॉर्मेंस किसी टास्क की उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो सेम कंसेप्ट है हमारे पास यहाँ पे इवेंट 1, इवेंट 2 और यहाँ पे एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी को ही हम एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ टास्क बोलते हैं, क्योंकि एक्टिविटी ही टाइम को कंज्यूम करती है और रिसोर्स को कंज्यूम करती है। यानी एक्चुअली में जो काम होता है वो किस में होता है? एक्टिविटी में। जो काम होता है वो एक्टिविटी में होता है। सो एक्टिविटी हमारे पास किस में है? ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इवेंट की बात करें तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है टास्क की। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन भी एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, ड्यूरेशन तो ये है कि जो काम हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज।
जो मेजर प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड है यूनिटी ऑफ कमांड, थर्ड है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की बात अगर हम करें तो दैट मीन्स एक मैनेजर के अंदर कितने पर्सन आएंगे, ठीक है, वो भी डिफाइन होता है। ठीक है, अगर मान लो एक मैनेजर के अंदर ज्यादा पर्सन आएंगे तो वो मैनेजर उनको हैंडल नहीं कर पाएगा। दूसरा है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पहले से ही प्री डिफाइंड होगा कि कौन से पर्सन को किसको अप्रोच करना है, ठीक है, वो पहले से ही डिसाइड होगा, तो उसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की हम बात करें तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पे हमारे पास मैनेजर होता है। मैनेजर जो होता है वो डिवाइड करता है अपने वर्क को पीपल्स में, ठीक है, तो वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो इसको देखने के बाद अगर हम बात करें तो ये सारी क्या है, मेजर प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन के। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कंप्लीशन कैन बी डिलेड विदाउट इंटरफेयरिंग विद द डैश डैश सक्सीडिंग ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोट की बात हो रही है या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्लैक की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सीडिंग एक्टिविटी को कोई फर्क ना पड़े वो हमारे पास आता है किसमें, फ्री फ्लोट में। वो किसमें आता है, फ्री फ्लोट में। टोटल फ्लोट में क्या होता है, अगर हम बात करें टोटल फ्लोट में हमारे पास एक एक्स्ट्रा टाइम होता है एक्टिविटी के पास, ठीक है, वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं और उससे पूरे प्रोजेक्ट के जो पूरा ड्यूरेशन है, ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर बात करें हम फ्री फ्लोट में, तो फ्री फ्लोट में एक एक्स्ट्रा टाइम होता है जिसमें जो सक्सीडिंग एक्टिविटी होती है उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसकी जो स्टार्टिंग है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वो हो गया फ्री फ्लोट। ठीक है, सो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी, फ्री फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीएम स्टैंड्स फॉर, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ही आपको बता दिया था कि PERT एंड सीपीएम दो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। सॉरी, फर्स्ट PERT है, दूसरी सीपीएम है। PERT क्या होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और सीपीएम क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ मेथड हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर दें।